सही। हाँ जी। आज कैफियत भाग 4 में हम आपके बीच हैं। आप सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को नमन करता हूं मैं। और आज मैं जिस तरह से एक नए मुकाम की तरफ बढ़ा हूं, और सच ये है कि पद्म विभूषण उस्ताद आमिर खान साहब, अगर यूं कहूं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के दिलों में बसने वाला ये शख्सियत, हमेशा उनको अगर मैं अपने शब्दों में, अपने अल्फाजों में कहूं कि तानसेन, जो हमारे दिलों में बसते हैं। और ऐसा ऐसा व्यक्तित्व, उसको नमन करते हुए उस व्यक्तित्व को मैं आज तारुफ करवा रहा हूं। उनके पुत्र हमारे बीच, शहबाज भाई, आपका स्वागत है। मैं सभी श्रोताओं की ओर से तालियों से आपका स्वागत करता हूं। मेरे श्रोता लोग आ चुके हैं, थैंक यू भाई। गए हैं जी, आपका स्वागत करते हुए। प्रोग्राम की शुरुआत आपसे थैंक यू वेरी इजाजत मच। चाहूँ कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें। जरूर 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 जरूर। सर, मैं एक कहूंगा सबसे पहले तो कि मैं जी सर। सबसे पहले मैं सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक जी अलग सर। किस्म की ईद हुई है, बहुत जी अलग सर। किस्म की ईद हुई है। मैंने कहा घर में बैठे बैठे ईद मनाई गई है। जी और सर। लेकिन चलिए, ये भी एक एक शक्ल है जिंदगी की जो हम लोगों ने देखी है। जी सर, मेरा आपने एक लेकिन मैसेज मुझे दिया था सर, पर्सनल। उसमें सर जी मैंने देखा था कि मास्क लगा हुआ जो मैसेज था वो बहुत खूबसूरत था। सोचने वाली चीज थी कि हम इस बार जो जी ईद बना रहे हैं, अपने घरों पर बना रहे हैं, और जिससे कि सभी जी सुरक्षित रहें। सर, उसके लिए आपको दिल बिल्कुल से बिल्कुल। धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान को आपकी तरफ से ईद मुबारकबाद बोलता हूँ। और यही कहूंगा जी कि सर, ये जो हमारे उस्ताद आमिर खान साहब हैं, जो कि उनको मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था। वैसे तो देखते रहते हैं जी उनको, तो उनका वीडियो देखा था सर मैंने। तो उस वीडियो जी को देखने के बाद कुछ मेरे दिल में जो आया, शायद मैं आपके सामने जी बयां करना चाहता हूं कि जिस तरह से जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है, एहसास होता है कि सर की तन रबाब मन किंकरी, तन रबाब मन किंकरी, और रगे भई तार, और रगे हाँ, भई तार, रोम रोम सुर देत है, जब बाजत नाम तिहार। यानी ये जो जिस्म है, ये शरीर है, एक वाद्य यंत्र की तरह, हमारी जो शिराएं हैं एक तार की तरह, और मन एक किंकरी की तरह, यानी छल्ले की तरह। तो पूरा शरीर, पूरा उसमें रोम रोम ईश्वर का ध्यान करने लगता है। उस व्यक्तित्व को आज जी मैं नमन करते हुए आपसे शुरुआत करने जा रहा हूं। और यही कहूंगा कि जब कहीं उनका नाम आता है कि आप उनके पुत्र हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत खुशनसीब हूँ जो मैं आमिर खान साहब का बेटा हूँ। और मुझे इस बात को, मतलब मैं कितना शुक्र अदा करूं खुदा का, उतना कम है कि इतने महान टैलेंटेड फनकार का मैं बेटा हूं। हालांकि उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मुझे मौका नहीं मिला। मैं बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हो गया था। जी मतलब मैं 7 साल का ही था, लेकिन वक्त ज्यादा नहीं मिला उनके साथ। लेकिन उनके गानों के थ्रू और उनके म्यूजिक के थ्रू मैंने बहुत कुछ हासिल किया जिंदगी में। अ, ये एक मेरी बात है। खुशनसीबी है कि मैं एक ऐसे जी जी। बाप का बेटा हूँ जिसको मेरे साथ साथ, वैसे तो सारे जो संगीत लवर, म्यूजिक लवर्स हैं, सब उनके बेटे हैं, सब उनके बच्चे हैं, सब उनको फॉलो करते हैं। सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। आज आपका नाम शहबाज खान पूरी इंडस्ट्री में, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आपको जानती है, लेकिन ये हैदर से ये नाम, ये कैसे हुआ, थोड़ा आप बताएंगे? क्योंकि बचपन का नाम मैं दरअसल आपके हूँ, इसलिए ये जी हाँ, प्रश्न आपसे। दरअसल मेरा नाम हैदर है। जी लेकिन जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा तो मेरा सबसे पहला रोल वही हैदर अली का था। तो ये नाम मुझे
संजय खान साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, तो संजय खान साहब ने मेरा नाम मुझे शहबाज नाम दिया, जो अच्छा। उनका खुद का नाम अब्बास है। उनका खुद का नाम अब्बास है, जी जी जी। संजय खान साहब ने। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको ये नाम देना चाहता हूँ, तो ये शहबाज जो नाम है ये उनका दिया हुआ है। और इस नाम से ज्यादा मकबूलियत, क्योंकि फिर वो हो जाता कि हैदर अली का रोल भी हैदर कर रहे हैं, वो उस चक्कर में मैं खुलना नहीं चाहता था, और मैं चाहता था कुछ अलहदगी हो। तो ये संजय खान साहब ने मुझे ये नाम दिया। सर लगता और है कुछ लोगों को ये कैफे। नाम मेरी मेरी जी जी। पर्सनैलिटी पे ये नाम लोगों को पसंद आया, क्योंकि मैं जरा लंबा चौड़ा ऊंचा पूरा जैसा जो भी आप कहें वो हूँ, और जरा तो लोगों को शहबाज खान ज्यादा मेरे नाम, और मेरी पर्सनैलिटी को सूट किया। आपकी व्यक्तित्व के अनुसार ये नाम खपता भी है। और सर बात को आगे बढ़ाऊं जी सर, कि शहबाज खान जो कि हैदर, दोनों ही नाम आपके बहुत प्यारे हैं और दिल को छूने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से आप इस दुनिया में हैं, जिस जिस मुकाम को आपने छुआ है। मैं आगे बढ़ा रहा हूं बात। जी एक शामिर मंजिल, जो कि जी आपके जो घर का नाम है, जहां पर आमिर खान साहब लिखा हुआ है, तो मैं जी वहां गया था। तो कई बार जा चुका हूं मैं। तो वहां जब जाते हैं, जी तो जब मैं पढ़ता हूँ, तो आंखों से लगता है कि शाही स्नान हो जाता है सर। ये सच है, दिल से बोल रहा हूँ बिल्कुल कि शाही स्नान होता है। मैंने बिल्कुल। फेसबुक पे वहाँ का फोटो भी डाला था, वहाँ का फोटोग्राफ लेके जी साथ में खड़े होके। और ये सच जी बता रहा हूँ। एक जैसा कि मुझे मालूम है कि वो जो आगे आपका रास्ता है, वहाँ पर रोड है, उस रोड पर जी जब एक बच्चा हैदर, जब बचपन में आपका नाम हैदर था, तो बच्चा जब हैदर जी अपनी साइकिल से चला करता था, तो जी अपने पूरे परिवार को, उसको सहजता से रखना। वक्त बोलते कम थे, लेकिन अपने परिवार को बहुत प्यार से रखा करते थे। अपने भाइयों को जी साइकिल पर बैठाकर अगर थोड़ी सी डिसबैलेंस होता था, तो उसे पकड़ लिया करते थे। मुझे ये वाकया, मतलब शायद मैं आपको अतीत में ले जा रहा हूँ, जैसे कि अपने इम्तियाज भाई हुए, शफीक भाई हुए, नासिर भाई, ये आपके साथ साइकिल में घूमा करते थे। और वहां पर जी शामिर मंजिल, वो आपका रास्ता है, वहां पर जाकर जी। आप ये सब क्या करते। कितना सहज ये इंसान है, जो कि अपने परिवार को साथ में लगता है। मैं कहीं अतीत में याद है ये सब। हाँ, मुझे बचपन की यादें ताजा करवा दी आपने। हालांकि मैंने ज्यादा वक्त इंदौर में नहीं गुजारा है, इंदौर में मेरी पैदाइश जरूर है, लेकिन मेरा ज्यादा वक्त मुंबई में गुजरा है, क्योंकि बाबा फिर मुंबई आ गए थे। तो वहां पर मैं बहुत छोटा था उस वक्त जब मैंने वहां पे वक्त गुजारा, मेरे ख्याल से 3 साल का होगा, या 3 4 साल का। उस वक्त की यादें हैं मुझे अब तक शामिर मंजिल की। जी। और बड़ी खूबसूरत यादें हैं बाबा। बहुत हल्की धुंधली सी यादें हैं, लेकिन मुझे वो रास्ता और वो सब कुछ याद है अब तक। सर मैं थोड़ा सा आपको और कहीं उस अतीत में ले जाता हूं। मैंने कोशिश की है कैफियत के द्वारा। हर फनकार को, हर कलाकार को उसका काम तो सभी जानते हैं, पर बोलता है, लेकिन उसके वो जी पल, वो दिल की बातें, जो पब्लिक तक, जो पूरे हिंदुस्तान नहीं जानता। और आप तो वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में आपको सभी जानते हैं, आपका चेहरा बहुत जाना पहचाना है। मैं कहूं कि एक छोटा सा बच्चा, यदि माँ उसकी सामने बैठी है और दो माँ यानी मामा श्री जब तबला सिखा रहे हों, तो सचमुच सर क्या दृश्य होगा वो। उस दृश्य को यदि मैं याद करने निकलूं, तो सचमुच वो पल, वो बातें कहाँ, मतलब लगता है कि बस वो दोबारा से लौट आए, वो रिवर्ट हो, सब कुछ जादू हो, और वही तबला, छोटी जी छोटी उंगलियां, माँ बैठी सामने देख रही हो, और मामा श्री जो है जी सिखा रहे हो। और सर कहीं लगता नहीं कि संगीत और गायकी आपके जो पूरे परिवार में शामिल थी, फिर अचानक शहबाज भाई एक्टिंग की तरफ, ऐसा, ऐसा क्यों? दरअसल हाँ, वो जो मैंने जो वो ठेका दिया था डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जो आप बात कर रहे हैं, वो जो नादिन दिन्ना मैं बजा रहा हूँ, वो बाबा ने ही मुझे सिखाया था। और बाबा मुझे रियाज हल्का हल्का करवाते थे। क्या उम्र थी मेरी उस वक्त, 3 4 साल की उम्र रही होगी या 5 साल। और जी जी जी। बाबा अगर हयात होते तो मैं म्यूजिशियन ही होता, गायक ही होता।
ये जिंदगी की मेरी बहुत बड़ी खला है। मेरे लाइफ में एक, क्या कहते हैं, खालीपन रह गया कि मैं म्यूजिशियन नहीं बना, और बाय डिफॉल्ट एक्टर बन गया। लेकिन मेरी नजर में म्यूजिशियन जो है उसका मर्तबा ही कुछ और है। तो मैं बहुत छोटा था, बाबा का जब इंतकाल हुआ। मैं 7 साल का था जब कार एक्सीडेंट में बाबा, कलकत्ते में उनका देहांत हुआ। और फिर उसके बाद मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं म्यूजिशियन बनूं। मम्मी का कहना था कि तुम कहाँ जाओगे, सीखोगे लोगों से, किसी और से सीखोगे, क्योंकि बाबा होते तो मैं 100% गायक म्यूजिशियन ही होता। जैसे जाकिर भाई को अल्लाह रखा खां साहब ने सिखाया, और शिव जी ने राहुल जी को सिखाया, उसी तरह मैं भी वो होते और वो मुझे तालीम देते खुद, जैसे उनके वालिद ने उनको तालीम दी थी। हमारे जो दादा थे शामिर खां साहब, उन्होंने बाबा को तालीम दी थी, तो बाबा इतने बड़े वो बने। तो वो होते तो मैं सिंगर ही होता। लेकिन ये ऐसा था कि मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि भाई तुम मत करो म्यूजिक में, तुम गाओगे अच्छा नहीं गाओगे। और क्योंकि उनकी गायकी तो बहुत गहरी थी, तो लोग जी जी। कहेंगे कि आमिर खान साहब का बेटा क्या गा रहा है, अच्छा नहीं गा रहा है। तो वैसे मम्मी भी ने सर, मेरे ख्याल से, जी जी, जी 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 जी, सही कह रहे हैं तो आप। जैसे भी मम्मी ने सर मेरे ख्याल से के बेटे, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि उन्होंने मुझे मना कर दिया। क्योंकि वो मयार तो मैं छू ही नहीं सकता था। मैं क्या, कोई भी छू नहीं पाता है, अब तक नहीं छू पा रहे हैं लोग, जो जिस लेवल की और जिस रेंज की जो गायकी बाबा ने और बाबा छोड़ के गए हैं। इस बात का, जी सर, हेलो। मैं सर एक बात और आगे बता रहा था कि जी उस समय माँ ने बोला आपसे, तो मैं सर, मैं जी आज हम लोग एक समझदार हो चुके हैं, उस समय इतनी समझ नहीं होती हम लोगों को। अगर आज देखा जाए तो जी इंडस्ट्री में जिसके पिताश्री इंडस्ट्री में हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे अमिताभ बच्चन की जी बात करूं, चाहे किसी की कलाकार जी की, तो उस बच्चा जब इंडस्ट्री में आता है तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया भी जाता है कि उससे बेटर जी ही जी होगा। जो पिताश्री की छाया में पढ़कर, जैसे बरगद के नीचे पेड़ बहुत बेहतरीन हो जाते हैं, तो शायद जी वो माँ का दिल, जो कहते हैं कि इस दुनिया में माँ शब्द ऐसा है जिसके चरणों में जन्नत है, और उन्होंने जो डिसीजन लिया शायद आज आप समझते हो कि वो ठीक था। तो उस माँ को नमन करता हूँ कि जिसने आज हमारे बीच इतना बड़ा फनकार हमारे बीच में है, और वो अपने अलग रास्ते से चला, लेकिन उसने सफलता पाई। कठिन रास्ता जरूर होगा सर आपके लिए, क्योंकि कठिनाई से निकल के ही आप तपे हैं, मैं आपके बारे में जितना जानता हूँ, क्योंकि आपके जी परिवार से मैं मेरा रहा है संपर्क में, ईद में जाता हूँ वहां पर। तो मैं एक बात और जी कहता हूँ कि नागपुर, जैसे नागपुर में रहे आप, नागपुर से जब मुंबई आया तो सबसे पहले टीपू सुल्तान और फिर वो हैदर, ऐसा लगता है जैसे वो कपड़े आपको ही, मतलब जो आपका लिबास है, जो आपने पहना है, उसमें उस पहनावों की बात अगर मैं करूं तो लगता था जैसे सिर्फ आप ही के लिए बने हैं हिंदुस्तान में। और फिर अचानक वो जो कुंवर विक्रम के रूप में आपकी छवि आती है चंद्रकांता में, वो एक जी पक्षी आता है, वो गुलेरी की कहानी, नीरजा गुलेरी की, मतलब हाँ एकदम से इतना सब आप जो कर गए सर, उसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि अगर हैदर के बारे में सोचा जाए तो सर, एक 18-19 साल का हैदर, फिर उसके बाद बुढ़ापे तक, सर वो सर शायद हिंदुस्तान में आप ही कर सकते थे, ऐसा मेरा सोचना। और हिंदुस्तान के सभी लोग, ये जहां जहां तक मैंने सोच हुई है बड़ी, तो सर उस वाकये के बारे में कुछ बताएं। आ, देखिए, बहुत अब जरा लंबी सी कहानी है, मैं उसको कट शॉर्ट करूंगा। ये नहीं आपको मैं बता, उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि मैं बम्बई कैसे आया और कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ मैं बहुत शर्मीला था, बहुत ज्यादा शर्मीला। मतलब आ, मतलब
इतना शर्माता था मैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो मैंने आके एक्टिंग क्लासेस मैंने ज्वाइन की मुंबई में, उस वक्त मुंबई था। और मधुमती एक बड़ी फेमस डांस और एक्टिंग टीचर हैं। उन्होंने मुझे मेरी मेरी हिम्मत अफजाई की बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि मैं दरअसल सिंगर बनना चाहता था, क्योंकि गले में थोड़ा बाबा की वजह से खून में होता है। और मैं समझता था कि फिल्मी गायकी जो है इतनी ज्यादा, मैं अभी रफी साहब और किशोरदा की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो जो इतना अच्छा नहीं गाते लेकिन फिल्मों में फिर भी गा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि शायद मैं भी फिल्मों में गाने वाने गा लूंगा थोड़ा बहुत, या एक्टिंग का मुझे ख्याल नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जो मधुमती जी हैं, सब मैं जहां भी जाता था एक्चुअली मुझे लोग देखते थे, हालांकि बहुत दुबला पतला था। उस जमाने में मेरे जैसे लोग चाहिए होते थे। आजकल उल्टा हो गया, आजकल लोग बोलते हैं कि हमको और पतला होना है, पतला होना है, लेकिन उस जमाने में थोड़े से गठीले टाइप के लोग ज्यादा लोगों को पसंद आते थे। जी तो जी जी। सब मुझसे कहते थे कि आप एक्टिंग कीजिए, आपको एक्टिंग करना चाहिए। लेकिन मुझसे तो डायलॉग बोलना तो क्या, मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाता था, इतना शर्मीला था मैं। जबान अच्छी थी, उर्दू अच्छी बोलता था, अंग्रेजी अच्छी बोलता था, हिंदी अच्छी बोलता था, हर लैंग्वेज पे मुझे कमांड थी मेरी वालदा की वजह से। क्योंकि मेरी मम्मी जो थी वो बहुत जबरदस्त जबान थी उनकी, शायरा भी थी, थोड़ी बहुत शायरी भी करती थी। और मैं बम्बई आया, फिर एक पता चला कि वहाँ कास्टिंग हो रही है, हिस्टोरिकल सीरियल बना रहे हैं संजय खान साहब और अकबर खान, और हम शुरू से ही इनके फैन रहे हैं, फिरोज खान संजय खान के फैन रहे हैं। जी जी। तो हमने सोचा कि यार चलो हम कोशिश करते हैं कि शायद हो जाए। तो वहां भी मेरा एक दोस्त था, उसी वही मुझे लेके गया था, वो अकबर खान साहब का असिस्टेंट हुआ था, अच्छा। खालिद। तो खालिद मुझे वहां लेके गया और मेरा ऑडिशन हुआ। मेरा और मेरा एक दोस्त है मुकेश ऋषि, वो भी एक्टर है, जी मुकेश जी जी ऋषि फेमस एक्टर। जी जी। वो अच्छी हम हाइट है दोनों उनकी भी। काफी उस जमाने में, हाँ हाँ हाँ, हम दोनों ने ऑडिशन किया था। जी। तो हम दोनों की शुरुआत टीपू सुल्तान से ही हुई थी। तो मुझे हैदर अली का रोल दिया गया। सॉरी सॉरी फॉर साउंड कुछ आ रहा है। नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक है, ठीक हाँ, तो मुझे हैदर अली का रोल दिया गया था, और वो मुकेश को मीर सादिक जो विलन है उसका रोल दिया गया टीपू है। सुल्तान में। जी तो ये कुछ काम वाम चल रहा है, जी जी। तो थोड़ा रुक जाए कि चलने दें? चले जाइए सर, वो आ रही है आवाज क्लियर, पब्लिक सर देख रही है। हैं? अरे सर क्लियर आवाज है। ठीक है सर। आवाज बहुत आ रही है। नहीं नहीं सर, यहाँ क्लियर आ रही है सर। अच्छा, आपके पास आवाज आ रही है क्लियर? तो फिर ये सिलसिला जब हैदर अली का शुरू हुआ, जी जी। मुझे मजा आने लगा एक्टिंग में। बड़े अच्छे उर्दू के डायलॉग्स थे कि एक डायलॉग हुआ करता था, हैदर अली का एक डायलॉग था कि बड़े खूबसूरत डांट दी जाती हैं, ये इंसाफ का जी जी दरबार है, सिर्फ इंसाफ का। इस तरह के जी मुकालमे होते थे। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, मैं एक मिनट बंद करा के आता हूँ। जी जी जी। दीदी को फोन लगा जल्दी से, जल्दी से। दर्शकों से चाहूंगा कि कुछ आसपास, घर के आसपास शहबाज भाई के कुछ काम चल रहा है, वो उनको मना करके आ रहे हैं, फिर हम रूबरू होते हैं उनके साथ। और सचमुच ये बहुत बेहतरीन मुलाकात है। चंद लम्हों बाद वो हमारे बीच में होंगे। ये ऐसी शख्सियत जो कि इंदौर की जमीन से जुड़ी है और बहुत सारी यादें उनकी हैं। मेरे बीच में नासिर भाई जो कि हैं, और उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बताई हैं, तो शुक्रिया अदा करता हूँ। दीप भाई जो कि मेरे साथ में हमेशा मेरे कंधे पे हाथ रख के चलते हैं, और हमारे बीच में बहुत सारे मेरे गेस्ट हैं। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और
शहबाज भाई आए तो मैं फिर उनके सामने आपका और शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि चंद लम्हों में वो खुद बोल के आएंगे, तो वो फिर उसके बाद जैसे उनके यहाँ आस पड़ोस में कहीं काम चल रहा है तो वो उसको ठीक करके फिर अभी आ रहे हैं हमारे बीच में। बस कुछ पलों की बात है, शायद आ भी गए हैं, ये कदमों कदमों जी। की आहट में। जी सर, आपका स्वागत फिर तो दोबारा से ये, सर, इंदौर की थैंक यू, हाँ, थैंक कैफियत यू, में आपका थैंक फिर यू, स्वागत करता हूँ। जी सर। थैंक यू वेरी मच। सर तो आगे फिर आगे सर मैं तो सर बढ़ा देता हूँ कि जैसे आज के वक्त में सर अगर इंडस्ट्री में कहीं ऐतिहासिक युग की बात होती है तो सर उस रोल में न जाने क्यों जो कथानक है, कथाकार जो है वो आपके लिए लिखना शुरू कर देता है। तो सर जी ये ऐसा जो आपका व्यक्तित्व है, ये किस तरह से पूरी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं शहबाज भाई के को लेके अब लिखने लगा है आपके लिए, जी कैसा जी। लगता अभी भी लेकिन मैं समझता हूँ सतीश जी के अभी भी मैं एज एन एक्टर मुझे एक्सप्लोर पूरा नहीं किया गया। है? अ, जी मेरे मेरे मेरा जो टैलेंट है यहाँ पे जी बरसों लग जाते हैं। मुझे याद है अमरीश जी, अमरीश पुरी, ग्रेट आर्टिस्ट, एक्टर, जी जी। उन्होंने मुझे कहा था कि उनको खुद ब्रेक मिला करीब 50 साल की उम्र के बाद। तो उन्होंने जानी मुझसे जानी कहा था कि यार, जी, जानी दुश्मन थी, कौन सी पिक्चर थी अमरीश पुरी साहब? नहीं, उनकी फिल्म थी शायद हम पांच थी या कोई ऐसी फिल्म थी जिसमें मिथुन उनको चक्रवर्ती ब्रेक वाली मिला ना? था। जी 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 जी। हाँ, तो उन्होंने हाँ कहा ठीक था है। कि भैया देखो, हाँ हाँ, जी। वो अमरीश जी मेरे से काफी क्लोज थे। अच्छा। आखिर आखिर में जब उनका मैं 3-4 फिल्में साथ की तो वो घर आना जाना वगैरह था उनका। तो अमरीश जी ने मुझसे कहा कि बेटा ऐसा है कि इस लाइन में कभी भी ब्रेक मिल सकता है, लेकिन जो रोल्स तुमको तुमको करने चाहिए वो कभी भी आ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि एज एन एक्टर मुझे अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं किया गया मेरी पर्सनालिटी को। हालांकि मैं बहुत काम कर चुका हूँ हिस्टोरिकल्स में, इसमें उसमें, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि माय बेस्ट इज येट टू कम। बिल्कुल सच कहा सर आपने। मैं मुझे याद कुछ लम्हे जो आपके मैंने कहीं स्टडी किया था कि जब आपने जी शुरुआत की थी एक्टिंग की, तो आप बहुत बड़ा आसमान था और उस पर एक पंछी की तरह उड़ना चाहते थे कि मैं एक बहुत बेहतरीन मुकाम हासिल करूं। और आप दिलीप साहब जो कि अभिनय सम्राट कहलाते हैं, उनके पास जाकर आपने कहा था कि मुझे कुछ ऐसी टिप्स दीजिए। शायद वो पाठशाला है दिलीप जी, आप उनके पास गए थे, जी तो वो वहाँ जो गुफ्तगू हुई थी कुछ उसका जिक्र कर पाएंगे? जी, फिर से जरा मुझे बोलिए, मैं सुन नहीं पाया। जब सर आप कहते ना पूरा इतना बड़ा आकाश था कि आप उसमें उड़ना चाहते थे, एक बहुत महान एक्टर की तरह आप लगता था कि है, और मैं एक पर्सनालिटी है, आपकी आवाज है। तो आप एक दिन दिलीप साहब के पास गए थे जो अभिनय सम्राट है और पाठशाला है, तो उनके पास जाके हाँ, आपके गुफ्तगू में कुछ आपने सीखने की कोशिश की थी? अरे क्या बात है, क्या बात है। वो तो मैं सबसे पहले, मैं एक्चुअली जब मैं आया तो हरी सिंह नाम के एक सेक्रेटरी थे, वो उन्होंने एजेंट मेरे जो थे, उन्होंने मेरा काम संभालना शुरू किया। जी जब मैं टीपू सुल्तान करके बम्बई आया, मुंबई आया, तो मैंने फिल्म की थी वो नाचने वाले गाने वाले, बड़ी खराब सी फिल्म थी वो, और कादर खान और शक्ति कपूर वगैरह थे। तो वो वो सर फिल्म मैंने देखी बेसिकली थी। कादर भाई, हाँ, तो वो फिल्म इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो सेक्रेटरी साहब ने मुझसे पूछा कि भाई आप किससे मिलना चाहते हो। तो मैं उनको जिद कर करके मैंने कहा कि मैं बस एक आदमी से सबसे पहले मिलना चाहता हूँ इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले, वो है दिलीप साहब। तो वो मुझे दिलीप साहब के पास ले गए। अच्छा। अब वो पूरा मंजर मुझे अब तक याद है, क्योंकि उनके साथ मुलाकात, एक एक मुलाकात याद रहती है। वो इस जी तरह की पर्सनालिटी थी उनके वो सर अंदर। पाठशाला है पूरी अभिनय की पूरा। उनके अंदर अभी क्या कहूँ, उनके अंदर मतलब कला सरस्वती का वास है, होता है ना जी किसी किसी में। जी जैसे जी बाबा, जैसे आमिर खान साहब थे, उसी तरह एक्टिंग में दिलीप कुमार हैं। तो मैं गया, वो आए ऊपर से चल के सीढ़ियों से, एकदम सफेद लिबास पहन के, ऐसा लग रहा था जैसे फरिश्ता आ गया, और अरे मेरे क्या सामने बात! बैठे, मेरा हाथ, अरे वाह हाँ, सर, क्या बात! मेरा हाथ पकड़ के बैठे रहे बहुत देर, मुझे देखते रहे, क्योंकि बाबा को जानते थे थोड़ा बहुत वो भी।
उनसे मुलाकात थी बाबा की, तो उन्होंने बाबा के गाने की थोड़ी तारीफ की कि बोले क्या बात है, वाह वाह, क्योंकि नौशाद साहब की फिल्म में बाबा गाए थे ना, इसमें बैजू बावरा में और ये सब में, तो उस कनेक्शन से उन्होंने बाबा को सुना था कई बार, तो उनकी तारीफ कर रहे थे, फिर मेरा हाथ पकड़ के बैठे रहे, बोले तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा कि सर मुझे बस आप ये बताइए कि मैं एक अच्छा एक्टर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। स्टार वार ठीक है, स्टार तो तकदीर की बात भी है, जी जी। या इंसान का वो भी है, लेकिन एज एन एक्टर मैं एक अच्छा एक्टर बनना चाहता हूं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि भैया ये 3 चीजें करो, एक तो अच्छी कंपनी में रहो, अच्छे लोगों के साथ मिलो जुलो, जी बहुत जरूरी है कि जिन लोगों के साथ आप मिलते हो उनसे मिलके आप ग्रो होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि आप जब सेट पे जाओ तो अपने आप को डायरेक्टर के हाथ में एक क्ले की मानंद, जो मिट्टी होती है, मिट्टी की मानंद जी अपने जी आप को जी दे जी। दो। वो उस वक्त आपका वो शिल्पकार है, वो आपको जिस मोल्ड में ढालना चाहता है उस मोल्ड में आप ढल जाओ, अब पानी की तरह जाओ। और तीसरी बात उन्होंने कही कि अपना जो स्पिरिचुअल कांटेक्ट, मतलब बेसिकली उनका कहना ये था ईश्वर कि ईश्वर से, अल्लाह से। आपको जो अध्यात्म जी जी। अपने दिमाग में वो जो खुदा के साथ जो रिश्ता है उसको हमेशा बरकरार रखो। वाह सर, मतलब क्या बात है। ऐसा नहीं कि इंसान, हाँ ये 3 बातें उन्होंने मुझसे कही जो मैं भूल ही नहीं पाऊंगा जिंदगी भर। फिर मैंने कहा कि सर आपका सबसे डिफिकल्ट रोल कौन सा था। मैं तो नजर ही नहीं हटा पा रहा था उनके चेहरे पे से, उनकी अच्छा, आंखें ऐसी, क्या बात है जब सर। आपको दिलीप साहब जब ऐसे देखते हैं तो उनकी उनकी जो आंखें हैं वो आपके अंदर जाके आपकी, ऐसा लगता था जैसे आपको नहीं देख रहे हैं दिलीप साहब, आपकी आपकी आंखों, आपके अंदर देख रहे हैं, आपके रूह अंदर में, के इंसान को देख रहे हैं। रूह को देख रहे हैं, वो रूह किसी को छू किसी रहे में, किसी, हाँ किसी किसी में वो खुदा की तरफ से वो पावर होता है आंखों में। तो मैंने हैं। कहा जी कि सर आपकी जिंदगी का बेहतरीन रोल कौन सा है, वैसे तो आपने सभी कुछ इतना वो किया, लेकिन आपके दिल के करीब कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो बहुत अच्छा कर चुके हो, मैंने देखा है हैदर अली में तुम्हारा काम। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट रोल जो था वो शहजादे सलीम का था, अच्छा। क्योंकि मैं तो दुबला पतला था, तुम तो माशाल्लाह लहीम शहीम हो, हाइट भी है, आवाज भी है, लेकिन जी मैं जी। तो, मेरी आवाज भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मैं घबराता था पृथ्वीराज जी के सामने खड़े रहने के लिए। मुझे डर लगता था कि ये इनकी पर्सनालिटी तुम्हारी तरह ही लहीम शहीम थे और मैं कैसे टिक पाऊंगा। जी तो मैं रातों को तलवार लेके जो सेट होता था उसमें घूमता रहता था यहाँ वहां, और डायलॉग्स अपने चिल्ला चिल्ला के याद करता था जोर जोर सी आवाज में। वो सलीम का रोल जो जितना मुझे टैक्सिंग लगा, वो, तो ये सारी बातें जो दिलीप साहब ने मुझे बताई वो मतलब मेरे जिंदगी का मतलब एक हिस्सा ही बन गई है, मतलब एक एक्सपीरियंस था उनसे मिलना। सर, मैं एक बात कहूं, इतनी देर से मैं आपको सुन रहा हूं सर, आपके जी, लिए कुछ अल्फाज अंदर से निकल रहे हैं, क्योंकि जिस इरशाद। व्यक्ति के बारे में आपने जो बयां किया है सर, वो खुशबू कहीं ना कहीं इस फेसबुक के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में फैली है सर। आप महसूस कीजिए सर उस व्यक्तित्व को, जिसने पूरी हिंदुस्तान में अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको कितने बड़े मुकाम में पहुंचाया। मैं तो सर, ये एक शेर है, बहुत ये समझिए क्या कि आपके अल्फाजों के ऊपर, आपके ऊपर दे रहा हूं कि गजल का शेर था, दीवान से बाहर निकल आया। गजल का शेर था, दीवान से बाहर निकल आया, मुझे मरहम या खुशबू जो जरूरत हो बना लेना, लो मैं खुद ब खुद लोहबान से बाहर निकल आया। आपने जो सर ये बोला, सचमुच सर मैं समझता हूं कि सारी
सर आपने देखा होगा कुछ आचमन करते हैं हम, जब हम पूजा करते हैं सर तो आचमन होता है जी 3 बूंदों का। और सर आपने सचमुच फेसबुक के जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आचमन करा दिया अपने शब्दों से। मैं आपका शुक्रिया करता हूं इन शब्दों में। मैं सर आगे चलता हूं कि जैसा कि आप एक बेहतरीन कलाकार फनकार हैं और हमेशा रंगमंच पर और आपके सीरियल्स आपके रहते हैं, तो आपने जी। एक आपका क्या कहेंगे कि सब सीरियल और रंगमंच या फिल्म और सीरियल और रंगमंच में क्या फर्क महसूस करते हैं आप, क्योंकि अभी अभी भी आज भी आप रूबरू होते हैं श्रोताओं के, दर्शकों के। भैया मुझे रंगमंच करने में बहुत मजा आया। हालांकि मैं चाहता तो था कि एनएसडी जाऊं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाऊं और अपनी एक्टिंग को वो करूं, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन मैंने अमीर खुसरो किया है स्टेज पे, मैंने इकबाल प्ले किया है, लिटरेरी प्लेस किए हैं ज्यादा, उर्दू लिटरेचर के। तो अमीर खुसरो जब मैंने किया तो वो एक वर्ल्ड क्लास प्ले था। काफी इंडस्ट्री देखने आई थी वो प्ले मेरा। विनोद खन्ना साहब आए थे और राज बब्बर थे और काफी बड़े बड़े लोग आए थे देखने के लिए वो प्ले। बहुत खूबसूरत मजा आया। स्टेज करने का एक अलग नशा होता है। क्या कहते हैं, ऑडियंस का जो रिएक्शन मिलता है और आपकी एक एक लाइन पे जो ताली पड़ती है, इंस्टेंट रिएक्शन वहीं का वहीं आपको मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि फिल्में और ये जो है टेलीविजन, जी टेलीविजन तो ठीक है। टेलीविजन, हकीकत बात तो ये है कि आप बहुत कम वक्त ऐसा निकलता है कि आपको कोई अच्छा रोल मिलता है टेलीविजन में। और जैसे कि हैदर अली या चंद्रकांता या द ग्रेट मराठा में, मैं तो बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे बहुत से अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल्स वगैरह करने को मिले और मेरे सारे के सारे सीरियल्स जो थे वो सुपर हिट रहे। जी। टेलीविजन में मैंने बहुत काम किया। एक जमाना था जब फिल्मों से जो हीरोइनें, बड़ी बड़ी हीरोइनें जब टेलीविजन में आती तो उनका हीरो मैं ही होता था, चाहे वो संगीता बिजलानी हो, चाहे अश्विनी भावे हो, या भाग्यश्री हो। इन सब के साथ मुझे ही हीरो लिया जाता था अच्छा। टेलीविजन में। हाँ। एक मॉन्स्टर की तरह है, उसको वो फुटेज चाहिए। तो उसमें इतना मजा नहीं है। मतलब जी मैं उस टीपू सुल्तान चंद्रकांता की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको एक अच्छे मेकर के साथ आपको मिल जाए करने के लिए, जी। तो फिल्मों में बहुत ज्यादा मजा है, पॉपुलैरिटी भी है, मजा भी है, आपका कैरेक्टर। लेकिन बशर्त वो डायरेक्टर और जो लोग जो बना रहे हैं वो टीम अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं इरफान खान का एग्जाम्पल देता हूं आपको। जी 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 जी। इरफान इरफान हम के साथ हमने 2 सीरियल किए। एक तो द ग्रेट मराठा में वो विलन थे, मैं हीरो था, महाजी शिंदे, और वो बने थे मेरे ख्याल से नजीब उद्दौला जी जी। बने थे। तो उस वक्त हमारी दोस्ती हो गई थी। उस जमाने में अच्छा। 92 93 की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग शूटिंग के बाद का वक्त साथ गुजारते थे और यू नो शाम में बैठना, बातचीत करना। और मैं फिल्म सजती थी तो हम लोग सब बैठे होते थे। फिर इरफान से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप चंद्रकांता क्यों नहीं करते हो, आप करो ना, एक और सीरियल मैं कर रहा हूँ चंद्रकांता। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर था। इरफान साहब को उस वक्त कोई जानता नहीं था। हालांकि बहुत मेहनती कलाकार थे। जब हम लोगों का पैकअप हो जाता था वो हम लोग तो चले जाते थे घर, मैं और दूसरे कलाकार। लेकिन इरफान को जब तक अगले दिन की स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी वो सेट छोड़ के नहीं जाते थे। वो अगले दिन की स्क्रिप्ट लेते थे, रूम में जाते थे और अपनी रियाज करते थे। बहुत मेहनती एक्टर और अच्छे एक्टर। तो मेरे कहने सर पे उन्होंने चंद्रकांता में, जी अच्छा अच्छा सर, मैं एक बात कह रहा था कि जिनको आपने जिया है मंच पर, अमीर खुसरो साहब, आज
मैं एक बात आपके लिए कहना चाह रहा हूँ कि उसको जीने के लिए सर वही सोच भी बड़ी होनी चाहिए, तभी आप अंदर से कुछ एक्टिंग कर पाते हैं। जहां तक सर मैं अमीर खुसरो साहब के बारे में बात करूं कि उनसे एक बार कहा गया जी। था, बहुत हिंदुस्तान की बातें करते हैं, हिंद और हिंदुस्तान की। तो उन्होंने एक अपने शब्दों में अल्फाज कहे थे, उन्होंने कहा था कि काफिरे इश्क मुसलमानी मरा दरकार निस्त, हर रगे हाँ, मंतार गस्ता हाजते जुन्नार निस्त। यानी मेरे क्या जो प्यार के कारण मेरे शरीर की जो शिराएं हैं वो एक धागा बन गई हैं, और वो धागा प्यार का इतना पवित्र हो गया है कि हम लोग जो जनेऊ जी। पहनते हैं ना, यज्ञ पवित्र, वो यज्ञ पवित्र हो चुका है। उस पवित्र धागे को मैं मान के उसे पहनता हूँ सर। उस फनकार, उस कलाकार को आप जी हाँ, रहे हैं सर। मैं पूरे हाँ, इंदौर के पब्लिक की ओर से आपको नमन करता हूं सर, कि आपकी सोच को जहां तक मैंने सुना है, आपको महसूस किया है, आत्मसात किया है मैंने सर। मैं ये मत समझिए कि एंकर के रूप में ही बोल रहा हूँ, शायद आपको मालूम है कि मैं आपके परिवार से भी बहुत जुड़ा हूँ। और मैं जी, ये जी। जो मैंने शब्द बोले हैं सर, आप एक पवित्र आत्मा की तरह हैं, जो कि आज हिंदुस्तान में जिस तरह से आपको एक प्यार और इज्जत मिलती है। तो सबसे पहले सर मैं आपको आपके शब्दों पे जो आपने मुझे बोले हैं अभी, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और यही कहता हूं सर, आप अपना मुकाम हासिल करें। सर मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी बात बहुत छोटी है, लेकिन सर कहते हैं उसे कि इस जो आप मेरे सामने इतनी बड़ी शख्सियत बैठी है, उसको प्यार कैसे मिलता है। सर मेरा परसों इंटरव्यू चल रहा था कैफियत का, और जियो वाले मेरे पास आए थे, तो मैंने उनसे कहा मेरा कनेक्शन कर दीजिए, मेरा इंटरव्यू है काफी बड़ा। तो सर आपको बताओ, यस करके लाइव में देख रहा है आपको, और इतना बड़ा फैन था, जब उसे पता चला कि आप कैफियत में रूबरू होने वाले हैं, वो इंजीनियर है, तो सर बोला कुछ भी हो जाए, बोले कल ही लगाऊंगा, तो आपके रूबरू है और आपका हाँ, जबरदस्त फैन है। उन्होंने कहा कि जैसे ही लाइव शो आएगा तो मुझे बताइएगा। तो मैंने उसको, ये सर ये आपका प्यार है जो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में है। और सर आपको बताऊं कि गुरुकुल, जैसे इंदौर में गुरुकुल है अपने, काले परिवार जो है, गौतम काले जी, आप हाँ, शायद गए हाँ, भी हाँ, हैं। गौतम भाई। आज उनका मैसेज भी गौतम था, भाई। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत अच्छा मुझे जितने भी धर्म जाति के ऊपर एक बहुत अच्छा गीत भी लिखा। तो सर आपको जो प्यार है, आकाश जी हैं उपाध्याय जी दुर्गापुर से हैं, हमारे दीप भाई हैं इंदौर से हैं, आज सुबह से सभी का यही कहना था कि हमारी ओर से जो आपका जो व्यक्तित्व है, एक पवित्र आत्मा जो है ना, उसको आप जिस तरह से लेते हैं, उनको हमारा शुक्रिया कहना कि आपने इंदौर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से अपने एक सोच दी है, मैं उस सोच को सबसे पहले प्रणाम करता हूं। और इंटरव्यू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं कि आपका कहते हैं कि आज हिंदुस्तान में जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी राजा, जितने भी रोल हुए हैं, उस राजा को बनने के लिए, और शहबाज हमारे जो शहबाज भाई हैं, उनको ही बहुत जरूरत होती है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आपको कि ये एक ठप्पा सा लग गया है कि राजा मतलब शहबाज भाई, तो कहीं कहीं लगता है आपको कि ये मुझे आपको कहीं कवर किया हुआ इसने? नहीं, ये बहुत सारी, देखिए, सतीश भाई, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एज एन एक्टर मेरे अगेंस्ट गई हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन सब सब चीजों की डिटेल में नहीं जाऊंगा। जी सबसे पहली बात तो, सबसे वो बात मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ जो कास्टिंग होती है ना, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कास्टिंग बहुत इमेज बाउंड होती है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक होता था, जिस जमाने में मैं काम कर रहा था उस जमाने की बात कर रहा हूँ, आजकल नहीं है, कि जी अगर एक किरदार में अगर एक कलाकार हिट हो गया है तो उसको बार बार वही किरदार मिलता है। जैसे अगर जी राजा का रोल मैंने अच्छा किया तो मुझे बार बार राजा बनाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो जिंदगी भर इंस्पेक्टर बनते रहे, जिंदगी भर डाकू बनते रहे, जिंदगी भर यू नो अभी जैसे अगर शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं, या विनोद शत्रुघ्न सिन्हा साहब एक स्टाइल में अगर डायलॉग बोलते हैं और वो अगर अंदाज हिट हो गया उनका कि ओ खामोश, तो वो हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये चाहेगा कि ये उसी अंदाज में बोले डायलॉग, जी चाहे कोई भी हो। और अगर डाकू बनाया है और वो डाकू में हिट है तो उनकी 7-8 फिल्में ऐसे डाकू, उनको विनोद खन्ना को ही लिया जाएगा। तो ये इमेज बाउंड कास्टिंग होती है कि भाई एक किरदार अगर एक में हिट हो गया है। बहुत कम ऐसे नसीब वाले एक्टर्स होते हैं जिनको ज्यादा करने का मौका मिला, जिस तरह संजीव कुमार हैं या नसीरुद्दीन शाह हैं या
ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते थे। मैं 90s और 2000 की बात कर रहा हूँ। अब दौर ऐसा आया है कि एक एक्टर को बहुत सारे किरदार करने का मौका मिल सकता है और मिलता है अलग अलग, क्योंकि आजकल के जो नए मेकर्स आए हैं, फिल्म मेकर्स, वो एक विजन लेके आए हैं। उनका बहुत ब्रॉड सोचने का तरीका है, हॉलीवुड स्टाइल के लोग हैं। अभी हॉलीवुड में कास्टिंग ऐसे होती है कि अगर जैसे कोई अगर राजा लग रहा है तो उसको वो राजा, इसको कहते हैं ऑपोजिट कास्टिंग, वो राजा के रोल में नहीं, उसको नौकर का रोल दे देंगे। और अगर कोई जी अच्छी पर्सनालिटी नहीं है तो उसको राजा का रोल दे देंगे। तो इस तरह की जो कास्टिंग होती है वो इंटरेस्टिंग होती है, जो अब हो रही है हमारे यहाँ, पहले सर, नहीं वो होती। चाइनीज मूवी मूवी के बारे में कुछ बताएंगे जो आपका एक्सपीरियंस जबरदस्त है वो? वो चाइनीज फिल्म का, अच्छा, डाइंग टू संजीव सर्वाइव। जैन जी है, संजीव जैन जी है, मेरी फार्मा कंपनी है छोटी सी, तो वो साथ में हाँ है हाँ, मेरे। उन्होंने ये अच्छा, आपको लाइव है और वो पूछा उन्होंने ये है। कि चाइनीज मूवी का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ बयां करेंगे आप? सबसे पहली बात तो यार, वो चाइनीज, भले ही आजकल चाइनीज, चाइना के नाम से सब डरे हुए हैं, घबरा जाते हैं चाइना का नाम सुन के कि अरे बाप रे, पूरी दुनिया को बिठा दिया। लेकिन आ, मैं मैं तो यही कहूंगा कि इतने मेहनती लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं, ओफो, उनसे आप 18 अच्छा, 18 घंटे काम करवा लीजिए, वो कभी थकते नहीं। थकान नाम की चीज ही नहीं होती चाइनीज में। अपने मुल्क से प्यार मतलब, करते हैं इस तरह। नहीं, मुल्क से तो खैर प्यार करते हैं, अपने काम से भी बहुत प्यार करते हैं। वो जो जी फिल्में बनाने आए थे वो लोग, जी वो सिनेमा लवर्स थे। मुल्क से तो खैर हर इंसान प्यार करता है, लेकिन जी वो जी, हम लोग सिनेमा भी करते लवर्स हैं। थे जी हाँ, जी सभी करते हैं। लेकिन जी उनके अंदर जो काम करने की जो शक्ति है, जो एनर्जी है उनके अंदर काम करने का, जो पैशन है, उसकी बात कर रहा जी हूँ। जी 18 घंटे आप उनसे काम करा लीजिए, खाना कुछ खाएंगे नहीं, वो कोई नूडल वूडल टाइप कुछ ऐसा खा लेते थे। हम हमारे सेट पे किसी ने वो बैट और चूहे वो नहीं खाए, खुदा का शुक्र है। लेकिन नूडल वगैरह खा लेते थे, और सब पतले पतले फिट, और एक एक टेक को मतलब 15-15 बार करेंगे जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये चीज मैं चाइना को दाद दूंगा कि उनके यहाँ काम की वर्शिप करते हैं, वो दे वर्शिप देयर वर्क, वो अपने काम की पूजा करते हैं। वो काम काम ही पूजा है, पैसा कर्म ही धन, पूजा है। जी, जी जी हाँ, कर्म ही पूजा है। वो पैसा धन दौलत ये सब भूल जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, मेरा काम है पहले सबसे, मुझे लेट मी गिव माई 100% टू माई वर्क। वो चीज हमारे यहाँ भी पैदा होना बहुत जरूरी है। जी 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 जी। सर, ये जैसे जी, कि तो अभी मैं कहा जा रहा है कि जैसे ये लॉकडाउन जब खुलेगा तो हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम 18-18 घंटे काम करेंगे और देश को जो है दोबारा से पूरे दुनिया में नंबर 1 आने की कोशिश, मतलब ये कर्म के द्वारा है। एक जज्बा तो कहीं ना कहीं आया है। और मेरे सामने जी जो शख्सियत बैठी है, जो कि इतना ही कहूंगा कि जिसने मतलब हमेशा हर धर्म जाति के बारे में हमेशा एक दिल में बहुत जगह रखी, क्योंकि इस परिवार को मैं बहुत बहुत करीब से जानता हूँ कि मेरी ईद हमेशा आपके घर के, मैंने कहा ना कि मैं जब आप वहां पर लिखा देखता था घर के बाहर आमिर खान, तो मैं जब आमिर खान साहब को पढ़ता था तो मेरे शाही स्नान हो जाते थे आंखों के। तो मैं एक बात आपके लिए कहूंगा कि ऊपर वाले को मानना, उसको आपने बोला भी था कि मैंने दिलीप साहब से सीखा वो, तो यही कहते हुए कि जैसे कि कहते हैं कि गालिब साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कि ये कहकर तोड़ दी माला कि गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। सच है सर हाँ कि है। जिंदगी जब वो बेहिसाब दे रहा है तो उसको गिनकर नाम क्यों लिया जाए। और मैं जहां बिल्कुल तक बिल्कुल। आपको, मेरा स्टडी जो है, आपसे बातें मेरी चाहे कम ही हो, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको आत्मसात किया है, सोचा है, समझा है, कहते सर किसी की रूह को अगर आप टच कर लेते हैं तो सर उसको ज्यादा, आपने भी बचपन में आप बहुत कम बोल के अपने भाइयों को जो प्यार देते थे, आज वो सब बातें मुझे याद हैं। तो सर मैं यही कहूंगा कि इतना बेहतरीन इंसान, तो ये जो हिंदुस्तान है, ये मुल्क है, उसके लिए कोई आपके दिल के जज्बात कुछ वो बयां कर दीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि भैया, अपने देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। और मैं तमाम
अपने भारतवासियों को यही कहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये जो अलगाववाद और इस तरह की जो जो पॉलिटिक्स है, हम सब उसी रब के बंदे हैं, हम बिल्कुल सही। सब के सब। रास्ते सही। अलग हो सकते हैं लेकिन जाना सबको एक ही जगह है और आए सब एक ही जगह से। तो मेरा ये कहना है, मानना है कि इस अलगाववाद और इस सब को भूल के अगर हम एक होके अपने देश की तरक्की और उन्नति के लिए काम करेंगे, एक होके मिलके प्यार मोहब्बत के साथ, तो देखिए हमारा देश कहां से कहां जाता है। ये मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और लॉकडाउन ने बहुत कुछ हम लोगों को सिखाया। लॉकडाउन ने हमें सिखाया कि जिंदगी से बड़ा कोई तोहफा नहीं है। आपके पास 10 गाड़ी हो, आपके पास महल दो महले हों और अरबों रुपया हो, किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू है कि आप जिंदा हैं, आप अपने परिवार के साथ हैं, ये बहुत जरूरी है। और करोड़पतियों के बगैर, ये भी मैंने सीखा इस लॉकडाउन में, करोड़पतियों और सुपरस्टार्स और इन सब के बगैर जिंदगी कट जाएगी। ये लोग जिंदगी का बहुत मामूली हिस्सा है, लेकिन वो जो सड़क पे झाड़ू दे रहा है, वो हमारे जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो लोगों की सेवा की है, हमारे जो पुलिस वाले हैं, जो हमारे एसेंशियल वर्कर्स हैं, जो हमारे किराने की दुकान वाला है जिसने ऐसे दौर में हम लोगों को अनाज दिया, सब्जी वाला है जिसने हमको सब्जी भाजी दी, जी इन सब के बगैर जिंदगी बड़ी मुश्किल है बॉस। बिल्कुल सही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी प्रायोरिटीज जो है, हम जो इस लॉकडाउन के पहले, इस महामारी के पहले जिस तरह सोचते थे, अब सोचने का अंदाज बदल गया। अब जिंदगी की सच्चाई सामने आई और ये भी हमने सीखा कि आगे अब जिंदगी वैसी नहीं रहने वाली जैसे हम पहले गुजार के आए हैं। सही। इस पैंडेमिक के पहले बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग डरेंगे एक दूसरे से मिलने से, हाथ मिलाने से डरेंगे, किसी को घर बुलाने से डरेंगे, रिश्ते अब वैसे नहीं रह जाएंगे। इन सब चीजों को हमें मतलब मद्देनजर रख के आगे चल के हमें अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए काम करना है। और बस समझ लीजिए कि एक इस लॉकडाउन ने एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका दिया। बहुत सारी चीजें जो हैं सिखाई कि आपको अपना खर्च अब कंट्रोल करके करना पड़ेगा। आप जिस तरह पहले खर्च करते थे और जिस तरह लैविशली आप स्पेंड करते थे, अब नहीं चलेगा। अब आपको अपने खर्च रोकने पड़ेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें इस लॉकडाउन ने हमको सिखाई हैं और मैं खुदा से दुआ करता हूं कि जल्द अज जल्द हमको इस क्या कहते हैं, इस पैंडेमिक, इस महामारी से आजाद करे खुदा। वापस जिंदगी पटरी पे आ जाए, भले ही वैसी ना हो जैसे पहले थी, लेकिन कम से कम पटरी पे आ जाए। ये मेरी शहबाज दुआ है। भाई, मैं एक आपसे दिल की बात कर रहा हूँ, मैंने तो सोचा भी था आपसे पूछने जाऊंगा मैं। आज कैफियत में मेरा ये चौथा दिन है और चौथा मेरा स्टार है मेरे साथ में, मेरा मेहमान है। मैं सच कह रहा हूँ आज दिल की बात आपसे कि जब आपको आपने मुझे सचमुच मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे कहा था कि सतीश जी मैं आपके साथ कैफियत में भाग लूंगा। सच मैं चाहता था सर कि आज जो घरों में लोग जिस तरह से बैठे हैं और जिस तरह से जिस तरह से घरों में 24 घंटे मीडिया चल रहा है, चाहे वो टीवी हो चाहे वो पेपर हो,
सर उसको देख के लग रहा था कि मुझे एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो लोगों को कहीं सुन के सुकून दे, जो अपने अल्फाजों से, मैंने कहा सर कि आज सच कह रहा हूँ सर, मैं अपनी आत्मा से बोल रहा हूँ, अपनी रूह से बोल रहा हूँ, जो शब्द आपके हैं सर, बनावट तो कहीं है ही नहीं, ना कोई स्क्रिप्ट है, वो व्यक्ति अपने दिल से बोल रहा है, अपने प्यारे वतन के लोगों से बोल रहा है। सचमुच सर मैं आपको आज शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा पूरा मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनका दिन बना दिया सर। आपको सच कह रहा हूँ कि सर ये एक सच्ची आत्मा से आपको बोलने की मेरी कोशिश है कि आपकी जो सोच है ना सर, अगर पूरे हिंदुस्तान की सोच इस तरह से हो जाए तो सर मैं वादा करता हूँ सर, हिंदुस्तान नंबर 1 ही होने वाला है। और सर लॉकडाउन के बाद थैंक यू सर वेरी ये जो मच। जिस तरह से आपने आज बोला है सर, अगर ये कारवां चल पड़ा ना सर, मेरे मेरे व्यूअर सर लगभग 2000 के करीब देख रहे हैं आज, और वो अगर 2000 से 20,000 तक मेरी ये बात पहुंच गई सर, तो ये 20 से 2 लाख तक जाएगी। और सच ये है सर, मेरा ये जो सामने बड़ा भाई बैठा है, उसके दिल से निकला हुआ जो एक, कहते हैं सर, ऊपर वाले ने कहां से अल्फाज निकाल के इस फेसबुक को दिए हैं सर, कुछ भी बनावट नहीं है सर, कोई एंकर नहीं सर, मैं तो दिल से बोल रहा हूँ कि सर ये सोच को सर कायम रखिएगा सर, फैलाते रहिए सर, खुशबू महकाते रहिए सर फेसबुक को सर। और सर बहुत एक शुक्रिया। चीज आपसे बहुत दिल से बोल रहा हूँ कि जी। एक सर की एक नज्म थी सर, जो कि हाँ। बाबा साहब ने लिखी थी, और अमन काजी साहब को जानते हो अगर आप, वो अपने अनूप बाबा जलोटा साहब। बाबा साहब अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं किसने सर, लिखी बाबा थी? आपके पिताश्री ने लिखी थी अच्छा आपकी। अच्छा, बाबा ने लिखी थी, अच्छा। हाँ, हम्म। कौन सी, अच्छा नहीं कौन सी नज्म? नहीं साहब, नौशाद साहब ने लिखी थी, और बाबा आपके पिताश्री के लिए लिखी थी। हाँ हाँ, बाबा के लिए जो जो नज्म नौशाद साहब ने लिखी थी, जी जी, वो और मैं वो सुनाऊं अमन आपको? काजी साहब मेरे मेरे बहुत मित्र हैं, और बहुत बहुत ज्ञानी हैं, और पाठशाला है सर, वो संगीत की बहुत नॉलेज रखते हैं, और सर अनूप जी जी। जलोटा साहब के शिष्य हैं वो। तो सर मैं चाहूंगा ओह कि अच्छा। उनकी फरमाइश है कि वो आप सुना दें। अच्छा, पता नहीं मेरी आवाज किस तरह से पहुंच पा रही है कि नहीं आप तक, सर सफा बहुत साफ क्लियर है आवाज आ रही? आपकी आवाज सर, आप फ्री है सर, आपकी आवाज सर दिल से निकल रही है सर, आपके पवित्र होठों बहुत से सर ये आवाज पूरे मुल्क तक जा रही है सर, आप तो सुनाइए आज। बहुत शुक्रिया। तो नौशाद साहब ने काफी लोगों पे, कलाकारों पे लिखा। बहुत अच्छा लिखते थे नौशाद साहब, उनका दीवान है, अगर मिले तो आपको लेना चाहिए। उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब पे लिखा, रफी साहब पे लिखा, किशोरदा पे लिखा, लता जी पे लिखा, ये जो मदन मोहन पे लिखा, बड़े काफी कलाकारों पे, काफी यानी 8-10 उन्होंने लोगों पे लिखा। तो उन्होंने बाबा पे जो लिखा था वो एक अलग ही चीज लिखी थी उन्होंने। बड़े गुलाम अली खां साहब के लिए भी लिखा, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन उन्होंने बड़े गुलाम अली खां साहब के लिए दुनिया की खूबसूरती बयान की कि भाई ये बगीचे, ये फूल, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है नज्म अभी, ये फूल और ये जमीन की खूबसूरती जो है, ये फिजा, ये लिखा, बहुत अच्छा लिखा अच्छा बड़े गुलाम अली खान साहब। लेकिन बाबा के लिए जो लिखा वो उन्होंने अध्यात्म की बात लिख दी। उन्होंने अच्छा कनेक्शन, उन्होंने लिखा कि संगीत के जहां में वो मीर कारवां थे, क्या बेमिसाल गायक अपने अमीर खां थे। क्या बात है, वो क्या बात है बावकार, सर। वो बावकार लहजा ठहराओ गायकी का, सुर था गले में उनके या घर था रागिनी का। क्या बात, क्या बात है वो सर, गा सर एक के, बार प्लीज सर, प्लीज सर एक बार। जी वो गा के मस्त होना, वो मस्त हो के गाना, वो गा के मस्त होना, वो मस्त हो के गाना, वो माल कौस उनका, वो खुश रवि तराना, करते थे वो इबादत, गाते थे जब विलंबित। ये विलंबित बाबा बहुत गाते थे, बहुत अच्छा लगता जी था। जी जी, करते थे उन्होंने वो नया आयाम इबादत। दिया सर, संगीत में जी नया हाँ जी, आयाम दिया जी। जी जी हाँ जी। करते थे वो इबादत, गाते थे जब विलंबित, उनकी अलाप थी या अल्लाह की थी कुदरत, कारी सा लहन उनका, कारी सा लहन उनका, आवाज में अजा थी, वल्लाह तान थी या दिलसोज की फुगा थी। नौशाद अपने रब से बस मांग ये दुआ तू, जन्नत नशी बना दे फनकार को खुदा तू। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर आप तो आज तो मेरा आपने सचमुच दिन क्या सर, आपने मेरे कैफियत को बड़ा नया मुकाम दिया है सर। और सर दो शब्द कह के एक आपके कुछ
और बहुत प्यारे पल मैं आपके लेने वाला हूं, जो कि हमेशा मेरे फेसबुक या पूरे हिंदुस्तान में ये वायरल होगा सर, देखिएगा। और जब भी कहीं आप जाएंगे तो इसका जिक्र जरूर होगा इस इंटरव्यू का, क्योंकि आज जो पूरा इंटरव्यू आपने बहुत दिल से दिया है। मुझे नहीं मालूम कि आप इतने बड़े बड़े फनकार हैं और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरा कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपके लेवल पे आके मैं आपसे कोई क्वेश्चन प्रश्न पूछूं, मेरी ऐसा कुछ नहीं भी नहीं नहीं, है। क्या बात है, वो एक्चुअली हम इंदौर के हैं ना, हम दोनों इंदौर के हैं, इसलिए वो एक राबता कायम, एक क्या कहते हैं वो, इस रूहानी रिश्ता बन गया। जी जी, वो वही वही है कुदरत। आपके जी। मेरे बीच में। और मैं ये कहता हूँ सर कि आप गाते हैं, ये मुझे मालूम है, और बहुत अच्छा गाते हैं। चाहे आपने कहीं से सीखा ना हो, प्रशिक्षण ना लिया हो, लेकिन गाते बहुत अच्छा है आप। कहते हैं कि ये जो हमारे संस्कारों में जाता है आगे, वो कहीं ना कहीं दिखता है, और वो कहीं ना कहीं छूता है हमारे दिल को। तो आप गाते हैं, मुझे मालूम है। तो एक बेहतरीन सा शेर आपको देते हुए मैं फरमाइश करूंगा कि एक कोई गीत, बहुत बेहतरीन सा गजल या गीत कोई भी हमारे लिए गुनगुना दें, कि आप, मुझे मालूम है घर पे क्या करते हैं। उसके लिए एक बहुत बेहतरीन सा शेर है कि आपके शेर बोलना, आपके गीत गाना, कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ और खुद को अपने गीत सुनाता रहता हूँ, और जन्नत की कुंजी है मेरे हाथों में, अपनी माँ के पैर दबाता रहता हूँ। अपनी मातृभूमि, अपनी माँ का आशीर्वाद आप लेते हैं और जो गुनगुनाते हैं, हमारे बीच में पेश कर दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मैं कोई ट्रेंड सिंगर तो हूं नहीं, ऐसे ही शौकिया थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। और डायलॉग बोल बोल के मेरी आवाज जो है वो ज्यादा भर्रा गई है, क्योंकि सर वो भर्रा ही बात नहीं नहीं है रही सर, जो मैं सर पहले। सर भर्रा ही नहीं है सर। सर सच कह रहा हूँ। आप आज भी, मैं आपको जो वाकया बता रहा हूँ, वो बंदा मेरे पास आया, उसने कहा 4 दिन लगेंगे सर जियो के। लेकिन जब पता चला कि आप आ रहे हो, तो उसने कहा सर उनकी आवाज का फैन हूँ सर। आज राजकुमार जी, अगर शत्रुघ्न सिन्हा जी, अमिताभ जी और आप, इन ये आवाजें सर, अगर अगर सर मैं आपसे छोटी सी बात कहूं, अगर कोई ब्लाइंड व्यक्ति अगर आपकी मूवी देखने जा रहा है सर, बार बार, आप समझते हैं सर, आपकी यदि वो सीरियल आपको देख रहा है, अगर ब्लाइंड, जो जो आंखों से देख नहीं पाता इस दुनिया को, वो सर आपकी आवाज को महसूस करता है सर। ये आवाज में आपने वो जादू है सर। आप भर्राने की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ऊपर वाले ने इतनी प्यारी, इतनी बेहतरीन आवाज दी है आपको। जी सर, सुनाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या सुनाऊं मैं इस तरह। एक जगजीत जी की एक गजल आपको सुना देता हूँ। गम, गम मुझे, हसरत मुझे, गम मुझे, हसरत मुझे, वहशत मुझे, सौदा मुझे, अरे वाह। एक दिल देकर खुदा ने दे दिया क्या क्या मुझे, गम मुझे, हसरत मुझे, वहशत मुझे, सौदा मुझे, ए, एक दिल देकर खुदा ने दे दिया क्या क्या मुझे, गम क्या बात है सर। मुझे, हसरत मुझे। ये नमाज इश्क है, कैसा अदब, किसका अदब, ये नमाज इश्क है, कैसा अदब, किसका अदब, अपनी नारे पाक पे कर ले तो दे सजदा मुझे, गम मुझे, हसरत मुझे,
वहशत मुझे, सौदा मुझे, एक दिल देकर खुदा ने क्या बात है दे सर, क्या बात। दिया, क्या क्या मुझे, गम मुझे, हसरत मुझे। क्या बात है सर। सर इतनी पुरानी गजल, और आपने मतलब मैं तो यही कहूंगा सर कि नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, और परिंदों के लिए कूड़े में पानी कौन रखता है। नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, और परिंदों के लिए कूड़ों में पानी कौन रखता है। हम ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। सचमुच सर आपने जो जिस तरह से अपनी पुरानी बातों को आज भी दिल में रखा है, मेरा मकसद भी इस कैफियत का यह है कि मैं उन चीजों को रखूं। सर मैं अपकमिंग के बारे में कुछ आप कहेंगे कि वो जो आप का जो लॉकडाउन के बाद जो एक्टिविटीज हैं आपकी इंडस्ट्री के लिए, वो कुछ उसके बारे में। अपकमिंग, अभी यार अभी अपकमिंग के बारे में क्या बताऊं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि आप पता नहीं चल रहा है कि कल क्या होगा, अभी क्या होगा। वैसे अपकमिंग के बाद बहुत सारा काम करना है, जी। और हमने एक फिल्म भी बनाई है जिसका नाम है मैं भी। अच्छा। अ, तो वो फिल्म बहुत सोशल मैसेज वाली फिल्म है, उसको रिलीज करने का इरादा है। अच्छा। तो ये हम थिएटर में अगर ना हो तो हम उसको डिजिटल प्राइस पे, नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी कोशिश कर रहे हैं, वो है। और अच्छा। बहुत सारी नई नई चीजें करने का इरादा है। अपने पसंदीदा जो रोल्स करने का इरादा है। अच्छे लोगों को, कलाकारों की जिंदगी तो बस यही है भाई, कि बस जी सर। कुछ ना कुछ बिल्कुल बिल्कुल नया सही करना है। कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे जब तक खुदा ने लिखी है। बस यही है कि खुदा से दुआ यही है कि बस अपने पास जब भी बुलाना हो, काम करते करते बुला ले। जब सर देखिए शबाज जब भाई, मैं हाँ, आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप पर्सनालिटी वाइज तो अपने आप में एक व्यक्तित्व तो ऐसा है जो कि हमेशा, मैंने आपका जब ये फोटोग्राफ मैंने सब जगह डाला तो सभी ने एक नजर में आपको पहचान लिया, तो कहीं ना कहीं दिल में तो रहते ही हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप दिल में, और सबकी दुआएं आपके साथ हैं। तो ये है कि ऊपर वाले से ये कहूंगा कि आपकी उम्र भी लंबी हो, और ये जो डायलॉग आपके हैं जो आज हर घर में अगर वो सुने जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं आज भी पसंद किया जाता है। कुछ डायलॉग जो आपके बहुत प्रिय हैं, जो जो सीरियल में है और ये जो फिल्मों में है, कुछ डायलॉग शेयर कर दीजिए हमारे, क्योंकि मेरे पास एक फरमाइश आई है आपकी कि आकाश जी हैं जो कि उपाध्याय जी, वो कहते हैं ऋषि कपूर पर दो शब्द आप कुछ कहेंगे क्या, अरे और उसके जरूर बाद कहेंगे। कुछ। ऋषि कपूर साहब जो हैं वो बहुत कमाल के, हमारा तो सारा बचपन उनकी फिल्में देख देख के गुजरा है। हीरोज जो हैं जो ये जो हीरोज हैं, खास तौर से ऋषि कपूर, अमित जी, विनोद खन्ना, फिरोज खान, ये सब तो हमारी बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उस वक्त सिंगल स्क्रीन में हुआ करता था, हमने वो दौर देखा है। हमने देखा है वो दौर, आज के जनरेशन ने नहीं देखा है, जब टिकट की इतनी सी खिड़की होती थी, छोटी सी, और उसमें जी जी जी। हाथ बाहर रहते थे। और उस छोटी सी खिड़की में कैसे 10 हाथ चले जाते थे और कैसे टिकट लेके निकल जाते थे। ₹2.25 का तो टिकट हुआ करता था, ठीक कह रहे हो जी जी जी। आप। उस जमाने के हीरो चिंटू जी, और उनके साथ मैंने दो फिल्में की, एक मनोज कुमार साहब की जय हिंद, और डेविड धवन साहब की एक और फिल्म की थी, सलमान खान हीरो थे उसमें। और हाँ, दो फिल्में उनके साथ की। हाँ, और बहुत मोहब्बती और बहुत प्यारे इंसान। हमेशा जिंदा दिल कहते हैं ना जिसको, जिंदा दिल। जी जी उनमें जी। बनावट, बनावट नाम को नहीं थी, बिल्कुल बनावट नहीं थी। जो दिल में था वही जबान पे था। और क्या बात है, क्या बात। उनके लिए, उनकी उनकी नजर भी एक गाना करना चाहूंगा मैं, अगर आप जी इजाजत दें तो। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली,
मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। चिंटू जी को भी बहुत मिस करेंगे, इरफान खान को भी बहुत मिस करेंगे। वो एक ऐसा कलाकार जो 100 साल में एक बार ऐसे एक्टर पैदा होते हैं। इरफान खान जैसे एक्टर बार बार सच नहीं कह पैदा होते। सच कह रहे हैं सर। जिस दिन इरफान खान जी गए थे सर, उस दिन मेरे बेटे ने उनका गाया हुआ एक जो फिल्म में गाया था वो गाना, जो कि आप जानते हैं, मेरा बेटा मुकेश जी को वैसे गाता है, इंदौर में मुकेश जी के नाम से, मुगनी मुकेश के नाम से प्रसिद्ध है वो। आपको भेजूंगा उसके गाने। और उसने गा के भेजा, क्योंकि सर बच्चे तक उन्हें बहुत प्यार करते थे। मेरा कहने का मतलब है, इंतहा प्यार करते थे। वो कलाकार, वो फनकार ही ऐसा था सचमुच। उसके कमल, लॉकडाउन कमल। दो कलाकारों को हमने खोया सर। सच बहुत बहुत मतलब ऐसा लगा था कि जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। बिल्कुल क्योंकि सर वो बिल्कुल कलाकार बिल्कुल। दोनों थे भी सरल से, और हमेशा बात करना, देश की बात करना, जुड़ने की बात करना, जोड़ने की बात करना, सर ये उनके जो था वो चीजें थी। और सर मैं आपसे कुछ, मैंने कहा था जो कुछ डायलॉग जो आप हाँ, कुछ दो चार, जो कि क्योंकि आवाज जो डायलॉग तो आपके, ईश्वर ने आपको, अल्लाह ने जो आवाज दिया सर, वो तो आपकी एक जी, कहते हैं ना आइडेंटिटी है। डायलॉग तो भाई अभी मुझे याद नहीं है डायलॉग तो। खैर, मैं एक नज्म सर जावेद साहब की, सर जो आप बोलेंगे एक सर वो जा, डायलॉग एक जावेद साहब की एक नज्म है, जी वो जी मैं जी सुनाता हूँ। जावेद अख्तर साहब की नज्म है, बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद है। जी सर। ये एक बहुत पॉजिटिव नज्म है। आवाज मतलब ये लॉकडाउन के बाद क्या कैसे होगा, तो जावेद साहब का ने लिखा है कि जरा मौसम तो बदला है, जी जरा मौसम तो बदला है, मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। क्या बात है, क्या बात है सर। बहुत खूब। बहुत से जर्द बहुत से जर्द चेहरों पर गुबारे गम है कम बेशक, पर इनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगेंगे। कभी हमको यकीन था, जोम था, दुनिया हमारी जो मुखालिफ हो तो हो जाए, मगर तुम मेहरबान हो। क्या हमें ये बात है बात सर। वैसे याद तो क्या है, हाँ, लेकिन इसे अक्सर भुलाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। जहां इतने मसाइब हों, जहां इतनी परेशानी, किसी का बेवफा होना है कोई सानेहा क्या। क्या बहुत बात है सर। माकूल है ये, बहुत माकूल है ये बात, मगर इस हकीकत को अब दिले नादां तक लाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। कोई कोई टूटे हुए शीशे लिए अफसुर्दा व मखमूम, कब तक यूं गुजारे बेसबब बेआरजू दिन। क्या बात है। कोई कोई टूटे हुए शीशे लिए अफसुर्दा व मगमून मगमूम, कब तक यूं गुजारे बेसबब बेआरजू दिन। तो ये ख्वाबों की किरचें हमने पलकों से छटक दी, नए सपने सजाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है सर। पुरानी मंजिलों का शौक तो किसको है बाकी अब, पुरानी मंजिलों का शौक तो किसको है बाकी, अब नई है मंजिलें हैं सबके दिल में जिनके अरमा। बना लेना नई मंजिल न था मुश्किल, मगर है दिल नए रास्ते बनाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। क्या बात है सर। जवाब नहीं सर। सर सच कह रहा हूँ कि मुझे मालूम है इस इंटरव्यू के बाद तो न जाने कितने फोन मुझे आने वाले हैं कि सर ने जो जिस तरह से आपने दिल से आज इस इंटरव्यू को दिया है, ना तो कोई फॉर्मेलिटी है। इंदौर इंदौर की खुशबू, मालवा की खुशबू आपने वो जो बिखेरी है सर, जो महक आज बिखेरी है। सच ये कहूँ कि आज जबकि दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के खतरे, हम अपने घर से बाहर झांकने का भी
झांकने का भी हक खो बैठे। सच है कि आज हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमारे घर के अंदर ही हम सब कुछ, आज आपने जिस तरह से अपने अल्फाज दिए, अपने शब्द दिए, और सचमुच ये है सर कि कहते हैं कि सर जिस तरह से आप जो कर रहे हैं सर, उसको नमन करते हुए सर मैं यही कहूंगा कि दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, अंधेरे से कहो रोके, अंधेरे से कहो रोके उजाला कर रहा हूं मैं, हाँ, किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ न बिगड़ेगा, अब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूं मैं। और इसके आगे सर क्या बात। बेहतरीन लाइनें जिस तरह से आपने कहा उसी को आगे समेट रहा हूं इन अल्फाजों से कि बहुत शर्मिंदा हूं मालिक, दिया था तूने मौका, मगर दुनिया में आकर ना जाने क्या कर रहा हूं मैं। सच ये है सर, क्या हम बात। लोग आज जिस तरह से सर एक, सर आप जैसे लोग सर अगर पूरे पूरे मुल्क में सर अपनी बातें फैलाते रहे ना, तो सर ये जो जो हम है ना सर, हम वो सर हम ही रहे, ये सोच को सर बिल्कुल किनारे कर देना है सर। मैं तो अपने इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि ये जो हम लोग हैं सर, मुझे तो आज भी सर पता नहीं चलता कि मैं जब आपके घर की तरफ जाता हूँ तो लगता है मेरा घर है वहां पर सर। ये सच कह रहा हूँ सर, आप कभी मेरे बारे में जिक्र कीजिएगा वहां पर सर। ये चीज सर अगर पूरे हिंदुस्तान में सर, आपसे एक हाथ जोड़ के आज विनती है सर कि ऐसा ही चलती है सर, चलते रहिए सर, और हम लोग सर जरूर कामयाब होंगे सर, कि हम लोग हमेशा जोड़ने की बातें करेंगे, हमेशा जोड़ने की बातें करेंगे सर, क्योंकि हिंदुस्तान को सर ये जरूरत है आज कि हम हमेशा जोड़ने की बातें करें सर। तोड़ने के तो लोग सर तोड़ने की दो पल भर में टूट जाते हैं, लेकिन सर जोड़ना सर बहुत मुश्किल है सर। उसको जोड़ने के सर आप जैसे लोग, मैं तो सर कुछ भी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ी सर, लेकिन आप तो सर इतने बड़े मतलब एक फनकार हैं, अगर आप कोई शब्द बोलते हैं तो बहुत दूर तक जाता है सर। तो कोशिश करें सर कि कुछ आप दिल के अल्फाज में चाहता हूँ कि यहाँ पर सर कुछ हमारे बीच में कोई नज्म के रूप में, कोई गजल के रूप में, जो आपको बहुत लगता है कि बहुत ये जरूरी है, आपको, बहुत जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इंसानियत को तरक्की करने के लिए, वो गालिब साहब का एक, चचा गालिब का, चचा गालिब कहता हूं मैं उनको, जी चचा जी गालिब का एक शेर है कि आ, कदो कदो गेसू में कैसो को कन की आजमाइश है। ये गालिब साहब है। कदो गेसू में कैसो को कन की आजमाइश है, जहां हम हैं वहां दारो रसन की आजमाइश है। अब बात है नहीं सर क्या। कुछ, नहीं कुछ सुब्बो जिन्नार के फांदे में गहराई, नहीं कुछ सुब्बो जिन्नार के फांदे में गहराई, वफादारी में शेख व बरहमन की आजमाइश है। क्या इस बात शेर है का सर। मतलब ये है, नहीं कुछ सुब्बो जिन्नार, थोड़ा सा फारसी इसमें ज्यादा है। उनका कहना था कि नहीं कुछ सुब्बो जिन्नार में के फांदे में गहराई, मतलब वो जो पहनते हैं उसमें, और जिन्नार दाढ़ी और टोपी में, उस फांदे में कोई गहराई नहीं है, उसमें कोई गहराई नहीं। गहराई है वफादारी में, एक दूसरे के साथ वफादारी में शेख और बरहमन की आजमाइश है। वो वफादारी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये गालिब साहब सैकड़ों साल पहले कह के चले गए, और वही आज भी वही हकीकत है कि हमारी एक दूसरे के साथ वफादारी और मोहब्बत में ही हमारी जीत है। हम लोग अलग अलग होकर कभी खुश नहीं रह सकते और कभी सर तरक्की नहीं कर सकते। मैं तो सर यही कहूंगा सर कि देखिए लफ्जों के भी जायके होते हैं सर, परोसने से पहले उसे चख लेना चाहिए, क्योंकि सर जो हमें महसूस होता है वही सर सामने वाले को होता है। क्यों सर ऐसे शब्द बोले जाएं किसी के, कहीं किसी के दिल को कहीं वो कहीं ना कहीं चुभते हो सर, ऐसे अल्फाज तो बोलने भी नहीं चाहिए सर। हमेशा प्यार की बातें कर सर, अगर हंस के सर अगर दो शब्द बोल दिए तो रिवर्ट में सर डबल खुशी मिलती है सर। ये मैं सोचता हूँ सर, कोशिश भैया, करता हूँ। भैया ये जो आज जो हमको जो खुदा की तरफ से जो सबक मिल रहा है, ये मैं समझता हूँ कि खुदा का सबक मिल रहा है हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही। सबक बहुत बहुत, ये सही वक्त पर सबक आया है। इतने ज्यादा लालच,
और बेवफाई और जुल्म, इंसानों के खिलाफ जुल्म, पैसा पैसा, पावर इतना ज्यादा बढ़ गया था, नेचर के साथ खिलवाड़, जंगल जल रहे हैं, ये जल रहा है। तो खुदा तो देखता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है उसने देख उसने देखा कि अब इसका घड़ा इन लोगों का भर गया है, तो उसने बिल्कुल सिर्फ सही। एक छोटा सा नमूना पेश किया है। ये सब सिर्फ एक छोटा सा नमूना पेश किया है। अगर अब भी हम नहीं सुधरे तो कभी नहीं तो सुधरता। पता नहीं क्या। अब नहीं सुधरे तो फिर ये खुदा कुछ ऐसा कुछ कर देगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसीलिए सर मैं सर आप मैं सबसे सर मैं गुजारिश करता हूँ। मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ सर, और उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। वहां से सर गंगा निकलती है। वहां सर आपको बताऊं कि इन इन 50 दिनों में सर गंगा, जो कई सालों से कहते थे सफाई सफाई, सर वो बिल्कुल पवित्र हो गई है सर। वहां पर मेरी हाँ हाँ, अभी पत्नी अभी देहरादून में ही है सर, उसने बताया कि अच्छा, इतनी निर्मल जल हो गया है सर। ऊपर वाले ने देखिए सर, आप कुछ कर तो सर इतने बड़ी योजनाएं लाते हैं करते हैं। उसने सर 50 दिन में सर पूरा इसको गंगा जल को बिल्कुल पवित्र कर दिया सर, अरे ऊपर भैया, वाले खेल। अरे नेचर को हमारी जरूरत नहीं है। नेचर को हमारी जरूरत नहीं है, हम लोग बेकार, कोई वो नहीं है। नेचर को जरूरत है, हमें नेचर की जरूरत है। ये नेचर ने हमको बता दिया कि मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को मेरी जरूरत है, ख्याल रखो मेरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और सर मैं यही कहूंगा कि कहते हैं कि कुछ काले से लिखें या लाल से, लेकिन कुछ यादें हमेशा हरी रह जाती हैं सर। ये आज ये जो कैफियत का जो एक हमारे बीच में गुफ्तगू हुआ है सर, मुझे लगता है कि ये बहुत दिनों तक लोग इसे सुनेंगे, और कहीं ना कहीं मेरे मेरे मैं आपको बड़ा भाई एक आज बोल रहा हूँ, पता नहीं आपका प्यार कहाँ तक है, लेकिन सच ये दिल से बोल रहा हूँ सर। और हमेशा आपको महसूस किया मैंने कि आपको सर मैं सुनता रहता हूँ। नहीं तो आप जानते हैं कि इस गुफ्तगू में शायद ही कोई शब्द आपसे मेरे आपस में बात हुई हो कि मैं आपसे क्या पूछूंगा, मैं आपसे, लेकिन जो भी सर मैंने आपको आज पूछा है वो दिल से है। और मैंने कोशिश भी की थी सर कि आपसे दिल से बात करने की, क्योंकि सर आप इतने बड़े फनकार हैं। और सर सचमुच जिस घराने सर, उस घराने को तो पूरा हिंदुस्तान उसकी मिट्टी, अगर मैंने कहा सर कि आपके जो घर के सामने से गुजरता हूं तो मेरी आंखों का शाही स्नान होता है। सर मैं एक बात चाहता हूं कि जो सर घर है, जैसे इंदौर में लोग आते हैं राजबाड़े का जिक्र करते हैं, छतरी का जिक्र करते हैं, हमारे उस सर उस घर का जिक्र कब होगा सर कि ये सरकार कभी उसको कई स्मारक, बेहतरीन स्मारक बनाए। न जाने कितनी यादें सर तानपुरे होंगे वहां सर, कितनी किताबें रखी होंगी अरे सर। भैया, अभी क्या बोलूं यार। एक सरकार से बात करो तो वो बदल जाती है, जब तक दूसरी सरकार से बात होती है फिर वो बदल जाती है। समझ में नहीं आता कि क्या। अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। देखिए, इंशाल्लाह दुआ कीजिए, हम सब इंदौर वाले मिलके कुछ करेंगे। सर शहबाज भाई आपको सच कह रहा हूँ, मैं बहुत छोटा सा फनकार हूँ, नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सच है सर, जिस दिन आप मुझे आदेश देंगे ना सर, आपके साथ इस कार्य में, इस पवित्र कार्य में हमेशा आपके साथ हूँ सर। क्योंकि सर लगता है मुझे महसूस होता है सर कि इंदौर इस जगह भी जाना जाए सर। वहां पर जो ये एक इतना पवित्र सर स्थल है, वो उसको सर स्मारक के रूप में, मेरी अभी सर 2-3 पेपर वालों का फोन आया था जब ये मेरा मैसेज गया था कि शहबाज भाई से ये जरूर पूछिएगा कि स्मारक के बारे में कुछ किया जाए, मतलब हम मिलके कुछ करें सर। ये एक मेरी सोच है सर। अभी मैं इंदौर आऊंगा इस लॉकडाउन के बाद। अपना राग अमीर इस बार हो नहीं पाया था, वो राग अमीर फेस्टिवल पोस्टपोन हो गया। तो जी अभी जी जी देखिए जी। कब होता है। तो इस सिलसिले में जब मैं आऊंगा, जब भी खत्म होगा ये लॉकडाउन और हालात जब अच्छे हो जाएंगे, तो हम लोग मिलके फिर मीडिया को बुला के फिर एक क्या कहते हैं, गुफ्तगू करेंगे, सोचेंगे क्या करना चाहिए और मुझे आदेश करेंगे दीजिएगा, डेफिनेटली। मैं जरूर आपके साथ रहूंगा इस काम, इस पवित्र कार्य में सर। जरूर हमेशा सर दिल से कह रहा हूँ जरूर। सर। मैं पता नहीं सोच, जब से सर मैंने वहां पर माथा टेका है सर, उस जगह पर, उस जमी को सर मैंने चूमा है सर, उस जमी को, तो उस जमी को चूमने के बाद सर मेरे ख्यालात कई दिनों से चल रहे थे कि आपसे गुफ्तगू जिस दिन होगी सर, उस दिन मैं आपसे ये बात जरूर रखूंगा कि इंदौर की पहचान, जबकि पूरे पूरी दुनिया में सर लोग आते हैं वहां पर, हम इंदौर में सर एक छोटे सा काम नहीं कर पाए। तो सर ये मिलके ही कभी का होगा नहीं सर, ये नहीं, कहीं ना कहीं। और इंदौर वासी तो ये चाहते भी हैं करेंगे। सर मैं जो। इंदौर आता हूँ। जी जी, इंदौर आता हूँ। इंदौर आके फिर हम लोग डिसाइड करते हैं। जी सर, जी सर। सर आपसे यही कहते हुए कि यूं ही चलकर नहीं है तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के,
तो ये फन आया है। आपके अंदर जो फन है क्या उसको नमन करते हुए पूरे इंदौर, पूरे हिंदुस्तान, पूरा मध्य प्रदेश आपको नमन करता है कि आपने इतने अच्छा आपने मेरे साथ गुफ्तगू किया। और मैं तो गुफ्तगू नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि ये प्यार की गंगा आपने बहाई है, ये प्रेम की गंगा बहाई है सर। इस पवित्र कार्य में आपके साथ हमेशा हूँ, हमेशा हूँ। इस पूरे इंटरव्यू में कहीं ना कहीं नासिर भाई भी मेरे साथ, उन्होंने कुछ अल्फाज मुझे शब्द बताए थे, उनको भी थैंक यू बोलूंगा, धन्यवाद बोलूंगा। और आपके 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 पूरे पूरे परिवार जो इंदौर में है, मोइन खान भाई, जितने भी लोग हैं उनको मैं धन्यवाद बोलूंगा कि इतनी बड़ी शख्सियत। एक आपको बता दूं कि आपके जो टेनेंट हैं वो मेरी दीदी का बेटा है मुकुल, जो आपके घर में हाँ, रहता है, जिससे जानते हैं। हाँ, तो वो दीदी मेरी बहन का बेटा है वो। और वो अभी लाइव है, जी जी। कतर में है। अच्छा। और वो अभी लाइव है। और ओह, उन्होंने ही कल भी मुझे फोन आया था और आज भी फोन आया था कि उनको हमारा सादर नमन कहिएगा। उनका बेटा आपके बहुत घर बहुत पर ही रहता बहुत। है, आपके बेटे की जी हाँ, तरह जी है। हाँ, जी हाँ। आप कि आप मेरे बीच में आए, थैंक यू। इसी तरह मुझे प्यार देते रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैफियत पार्ट 4 में थैंक यू आप वेरी मेरे मच। लिए। बहुत बहुत मजा आया आपके साथ बात करके सतीश जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक और गॉड ब्लेस यू ऑल। आई लव यू, आई लव एवरीबॉडी। और थैंक यू सर, थैंक मैं यू सर। मैं बहुत जल्द आपसे फिर जुड़ के फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको वेरी आज मच। ही एक बात अपनी दिल से बोल रहा हूँ सर, इंदौर की ओर से बोल रहा हूँ कि सर कैफियत में एक बार फिर मैं आपको लेके आऊंगा कुछ नए शब्दों के साथ। सर आपको नमन करते हुए, सर आपको शुक्रिया कहते हुए, पूरे इंदौर से जितने भी लोग मेरे हैं, दीप भाई कह रहे हैं शुक्रिया बोले मेरी ओर से, यशवंत भाई कह रहे हैं शुक्रिया बोले मेरी ओर से, विशाल भाई कह रहे हैं शुक्रिया बोले मेरी ओर से, सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कहूंगा कि आपकी उम्र लंबी हो, आपकी आवाज बहुत दूर तक जाए और हम लोग बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करें। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज हमारे बीच में हमारे इंदौर के बहुत बड़े फनकार शहबाज भाई थे। उनको उन्होंने आपने सुना और आपने बहुत प्यार दिया। सचमुच पता ही नहीं चला आज वक्त का। आज लगभग लगभग 1 घंटा 20-25 मिनट हम लोग, इंडस्ट्री के लोगों के फ़ोन मेरे को लगातार आ रहे हैं। बहुत जल्दी आपको गायकों से, आपको फनकारों से, आपको एक्टर्स से मैं रूबरू कराते रहूँगा। सतीश पांडे आपसे इजाज़त चाहता है। जितने भी मेरे लोग हैं यहाँ पर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरा साथ दिया, धन्यवाद कहता हूँ आपसे। फिर उसके बाद जो पोस्ट है आपकी आने वाली है वो है डेट 28 तारीख को मैं आपके साथ हूँ। बहुत प्यारी फनकारा हैं जो हमारे बीच में होंगी। मैंने कैफियत में कलाकारों को जोड़ने की कोशिश की है, चाहे वो गायक हैं, चाहे वो एक्टर हैं, चाहे वो डायरेक्टर हैं। तो बहुत जल्दी, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन आपके बीच में, आपके घरों तक इनको ले जाने की मेरी एक कोशिश है। लीजिए, फिर मिलते हैं आपको, ये कहते हुए कि फिर मिलेंगे आपके बीच कैफियत पार्ट 5 में, चौथे पार्ट में आपको मिलते हैं। थैंक यू।